गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज है 30 जनवरी और 30 जनवरी 2021 के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विज्ञापन मानक परिषद भारत द्वारा निम्न में से कौन सा एक डिजिटल अभियान प्रारंभ किया गया है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा चुप ना बैठो अभियान। ओके, मतलब जो भी आपको कोई प्रोडक्ट है, कोई एडवर्टाइजमेंट है, जो क्या लग रहा है, मतलब आपको मालूम है कि उसमें कोई खराबी है, कोई उसकी क्वालिटी को लेकर कोई प्रॉब्लम है या वो एक्सपायरी है, तो आपको क्या करना है, उसके खिलाफ शिकायत करनी है, चुप नहीं बैठना है। ओके, तो ये अभियान चलाया जा रहा है लोगों को जागरूक करने के लिए, चुप ना बैठो डिजिटल अभियान। ओके, इसी तर्ज पर भारत देखो अभियान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा प्रारंभ किया गया था और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा सक्षम अभियान हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया था। तो ये दोनों अभियान भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ओके, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वर्ल्ड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? तो हिंदी में कहेंगे इसे भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। ओके, तो इसमें भारत का स्थान रहा है 2020 में 86। ओके, क्या रहा है? 86, जबकि 2019 का जो पिछला इंडेक्स आया था उसमें भारत की रैंक थी 80। तो भारत 6 स्थान नीचे सरक गया है। इसमें क्या होता है, 100 अंक होते हैं। 100 अंक में से जो भी देश जितने अंक हासिल करता है उसके अकॉर्डिंग उसे क्या दिया जाता है, रैंकिंग प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टॉप 10। ओके, तो यहाँ देखिए जो डेनमार्क और न्यूजीलैंड है, इन्होंने 100 में से 88 जो अंक हैं वो अर्जित किए हैं और 88 दोनों ने अर्जित किए, तो दोनों को मिली है फर्स्ट रैंक। ओके, डेनमार्क फर्स्ट और न्यूजीलैंड भी फर्स्ट। यहाँ सेकंड नहीं है क्योंकि न्यूजीलैंड को ही सेकंड माना जाएगा और फिनलैंड 85 के साथ थर्ड स्थान पर है और 85 ये मिले हैं 4 कंट्रीज को, तो ये तीनों क्या हो गई हैं, थर्ड माना जा रहा है। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7। फिर आपने देखते हैं 7वें स्थान पर कौन सा है रैंकिंग में? नॉर्वे। 8वें स्थान पर नीदरलैंड, 9वें स्थान पर है जर्मनी और 80 अंक के साथ लग्जमबर्ग है 9वें स्थान पर। तो ये दोनों भी एक साथ है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, ओके, यहाँ आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की रैंकिंग क्या है, इसकी रैंकिंग है 11, कनाडा भी है 11। ओके, तो ये टॉप कंट्रीज थी। भारत की रैंक क्या रही इसमें? तो भारत की रैंक रही है इसमें 86। हालांकि भारत को इस जो इंडेक्स है इसमें क्या हुआ है, एक साल में भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई है जिससे हमारी रैंक नीचे गिर गई है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ इंडेक्स से आता है कि इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो याद रखिएगा अच्छे से, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? बर्लिन में, बर्लिन जर्मनी। ओके, याद रखिएगा बर्लिन में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। टॉप कंट्रीज कौन कौन सी हो गई है? तो न्यूजीलैंड और डेनमार्क यहाँ पर टॉप कंट्री हो गई हैं। ओके, 100 अंकों में से 88 प्राप्त किए हैं इन्होंने। और अगर हम अदर कंट्रीज की यहाँ पर रैंक देखें तो यहाँ पर आपको दूसरे कंट्रीज की भी रैंक मिल जाएगी। चाइना को आप देख सकते हैं, चाइना की रैंकिंग है यहाँ पर 78। ओके, तो मतलब भारत से अच्छी कंडीशन में है कौन? चाइना। ओके, इसको आप याद रखेंगे। यूएसए की जो रैंकिंग है, यूएसए है इसमें किस स्थान पर? तो यूएसए की रैंकिंग है 25। ओके, यूएसए की रैंकिंग 25 है, तो ये अच्छी बात है यूएसए। और यहाँ पर आपको भूटान की रैंक भी याद रखना है। भूटान हमारा पड़ोसी देश है लेकिन उसे रैंकिंग में मिला है 24वां स्थान। ओके, भ्रष्टाचार की रैंक में कौन? भूटान। तो 24 रैंक बहुत अच्छी है। इजराइल जो है, इजराइल की रैंकिंग रही है यहाँ पर 35। ओके, इजराइल को याद रखिएगा 35, क्योंकि इजराइल और भारत के रिलेशन बहुत अच्छे हैं तो पूछा जाने के चांसेस ज्यादा हैं। और जो चाइना है इसकी रैंकिंग में सुधार हुआ है भाई। जो लास्ट रैंकिंग आई थी उसमें चाइना था 80 स्थान पर। ओके, 80 स्थान था और इसने 2 रैंकिंग सुधार करके ये पहुंच गया है 78 रैंकिंग में। ओके, और सबसे नीचे जो रैंकिंग रही है इस लिस्ट में
तो सबसे नीचे पर आए हैं सोमालिया और साउथ सूडान। इन दोनों की रैंकिंग कितनी रही है? 179। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में। ओके, तो ये इन दोनों की रैंकिंग क्या रही है? 79, सोमालिया और साउथ सूडान। पाकिस्तान की रैंकिंग आप देखेंगे तो ये रही है पाकिस्तान की रैंकिंग 124। ओके, क्या रही है? 124। तो ये सभी इंपॉर्टेंट थे, आपने देख लिए हैं तो याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है इंडिया की रैंकिंग जो क्या हुई है? डाउन हुई है 6th प्लेस। ओके, क्लियर है? जर्मनी की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी की जाती है। एक और महत्वपूर्ण इंडेक्स है जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करती है, वो होता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020। तो इसमें भारत की रैंकिंग क्या रही थी? इसमें 180 कंट्रीज में भारत की रैंकिंग रही थी 142। ओके, तो वो भी आप याद रखिएगा, क्योंकि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किए जाते हैं तो पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को यहाँ देख लीजिए आप, हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बर्लिन जर्मनी में। ओके, चेयरपर्सन है डेलिया, और ये बना था कब? 4 मई 1993 को ये बना था। तो ये बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसका मेन काम क्या है? एंटी करप्शन और क्राइम प्रिवेंशन। ओके, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में समाचारों में स्टार्स परियोजना को निम्न में से किस संगठन के द्वारा लगभग 3,700 करोड़ की आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो यहाँ राइट आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा किसके द्वारा चलाई जा रही है स्टार्स परियोजना? तो ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है। कौन है शिक्षा मंत्री केंद्र में? तो रमेश पोखरियाल निशंक है। ओके, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस योजना को चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है राज्यों में टीचिंग लर्निंग मेथड में सुधार करना। ओके, बड़े स्तर पर। तो इसके लिए जो भारत सरकार है, इनका टारगेट है जो इस प्रोजेक्ट के लिए, स्टार प्रोजेक्ट के लिए, वो कितना है? बजट लागत 5,718 करोड़ रुपए। ओके, 5,718 करोड़ रुपए। और इसमें से जो कुछ हिस्सा है, मतलब कितना? 3,700 करोड़ रुपए की हेल्प कौन कर रहा है? तो ये कर रहा है वर्ल्ड बैंक। जो स्टार परियोजना है ये देश के 6 राज्यों में लागू है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, राज्यों का नाम हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, और आपका केरल है, महाराष्ट्र है, ओडिशा है और राजस्थान है। ओके, तो इन 6 राज्यों में स्टार परियोजना वर्तमान में लागू है। और इसका उद्देश्य जो फाउंडेशन एजुकेशन होती है, जो बच्चों की लर्निंग होती है, तो उस लर्निंग स्टेज में ही क्या करना है? उन्हें इस तरीके की एजुकेशन प्रदान करनी है जिससे आगे चलकर उनकी एजुकेशन हायर लेवल पर पहुंचे और वर्तमान स्थिति से उसमें नए सुधार किए जा सके। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव कर दिया है, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। भारत में प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है, यह किसके नेतृत्व में तैयार किया जाता है? टेलीग्राम चैनल पर मैंने आर्थिक सर्वेक्षण की PDF डाल दी है, तो जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के पास PDF पहुंच गया है। जो नहीं जुड़े हैं वो भी जाकर अभी ज्वाइन करने, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। और आर्थिक सर्वेक्षण आप लोगों को लेंदी लगता है, लेकिन उसे पढ़ा कीजिए, जिससे आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी को लेकर वो मजबूत बनेगा। आपको समझ में आएंगी चीजें कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, कैसे काम करती है, सरकार को कहाँ कहाँ काम करना है, हमारी कंडीशन क्या है, सरकार को आगे के लक्ष्य क्या हैं, कहाँ से सरकार पैसा ज़्यादा निकाल सकती है, कहाँ सरकार को पैसा लगाना है। तो ये सारी जानकारी आपको इकोनॉमिक सर्वे में दी जाती है और बहुत ही इजी लैंग्वेज होती है, ज़्यादा टफ नहीं होती, ज़्यादा इकोनॉमिस्ट लैंग्वेज नहीं होती जो आपको समझ में ना आए। तो आप लोग जाकर ज्वाइन कीजिए, और दोनों ही पार्ट मैंने डाल दिए हैं, वो आप देख सकते हैं। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है, यह किसके नेतृत्व में तैयार किया जाता है? तो राइट आंसर होगा मुख्य आर्थिक सलाहकार। और भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? KB सुब्रमण्यम। कौन है? KB सुब्रमण्यम है। और इनके द्वारा, इनके टीम के द्वारा तैयार किया गया है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21। ओके, इकोनॉमिक सर्वेक्षण 2020-21 किया गया। और इसे लोकसभा में कौन प्रस्तुत करता है? तो लोकसभा में इसे पेश किया गया है वित्त मंत्री के द्वारा। वो कौन है वर्तमान में? तो निर्मला सीतारमण है, उनके द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया। और इसमें बताया गया है कि मेन जो इसकी हाईलाइट्स हैं उसमें मेन बताया गया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो V शेप में क्या करेगी? रिकवर करेगी। ओके,
ये भी आप याद रखेंगे। और 2021 की जो जो इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 2021 की वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की जो जीडीपी होगी वो कितने परसेंट ग्रो करेगी? 7.7%। और 2022 में इसमें बताया गया इकोनॉमिक सर्वेक्षण में कि 2022 में भारत की जीडीपी 11% के साथ ग्रो करेगी। तो ये भी आप याद रखेंगे। ये क्योंकि देखिए जब भारत सरकार का डाटा आता है तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं यहाँ से। क्लियर है? तो ये आप याद रखेंगे। वित्त राज्य मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में 31 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रबुद्ध भारत पत्रिका की कौन सी वर्षगांठ समारोह को संबोधित करेंगे? कल 31 जनवरी 2021 को संबोधित करेंगे। ओके, कौन सी जयंती होगी? 125वीं जयंती होगी प्रबुद्ध भारत मैगजीन की। ओके, देखिए भाई, जो प्रबुद्ध भारत मैगजीन है इसको किसने लेकर आए थे? तो इसको लेकर आए थे स्वामी विवेकानंद ने। ओके, स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। और इसमें जो होते हैं थॉट्स, ठीक है, एजुकेशन को लेकर, सोसाइटी को लेकर, सोशल सिस्टम को लेकर, तो ये पत्रिका अभी भी छपती है और इसकी लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। और जुलाई 1896 से इसको क्या किया जा रहा है? छापा जा रहा है। और बहुत ही लंबे समय हो गया इसे छपते हुए। और अब हम इसकी मनाएंगे कौन सी? 125वीं जयंती। तो अभी 125वीं जयंती और किसकी मनाई थी 23 जनवरी को? तो सुभाष चंद्र बोस जी की मनाई थी, वो भी याद रखिएगा। और 354वीं जयंती 20 जनवरी को किसकी मनाई थी? तो 10वें गुरु गोविंद सिंह की मनाई थी। तो ये इतने पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। 12 जनवरी क्या मनाया था हमने? नेशनल यूथ डे। तो इनके बर्थडे के उसमें ही जयंती पर ही क्या मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। ओके, मैगजीन याद रखिएगा, प्रबुद्ध भारत पत्रिका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2021 निम्न में से किसके द्वारा जारी की गई है? तो यहाँ राइट आंसर होगा हमारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के इस रिपोर्ट का उद्देश्य क्या होता है? तो इस रिपोर्ट का उद्देश्य कि किसी भी देश में प्रदूषण फैलाने वाले जो संगठन हैं, जो कॉरपोरेशन हैं, जो उद्योग हैं, उनके खिलाफ लिटिगेशन एक्शन कितना है या लीगल एक्शन उनके खिलाफ कितना लिया जा रहा है। ओके, और वो लीगल एक्शन अंतिम रूप से रिजल्ट के रूप में कहाँ ज्यादा प्राप्त होता है, तो उसके आधार पर ये लिस्ट तैयार की जाती है। तो ये इसको किस किसने जारी किया? तो इसको UNEP और सेवन सेंटर फॉर क्लाइमेट लॉ एट कैलिफोर्निया कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा इसे जारी किया गया है। ओके, याद रखिएगा। अभी बहुत सारे हम लोगों ने इस वीक में रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस देखे हैं, तो सभी को अच्छे से याद रखिएगा। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021। ओके, और इसके लिए तो हमने देख ही लिया है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट लेकर आई है। ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2021 इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा एशिया पैसिफिक पर्सनल हेल्थ जो था उसके ऊपर क्या लेकर आए थे? सूचकांक लेकर आए थे, जिसमें 11 देशों की सूची में भारत का स्थान कितना था? 10वां था। ठीक है, एशियाई क्षेत्र के लोगों के लिए। और लोली इंस्टीट्यूट के द्वारा कौन सा इंडेक्स जारी किया गया था? कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स। ओके, कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें भारत का स्थान क्या था? तो इसमें भारत का स्थान था कौन सा? आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पर भारत का स्थान था 86। ओके, कितने? 96 कंट्रीज में से। तो यहाँ पर भी हमारी कंडीशन अच्छी नहीं थी। ओके, तो ये सारे जो इंडेक्सेस हैं किसने जारी किए याद रखिएगा। हाल ही में किसके द्वारा मरीन मेगा फूना स्टैंडिंग गाइडलाइंस और नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान 2021 को जारी किया गया? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा, सॉरी इसमें ऑप्शन डी नहीं है, राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा क्या? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ही जारी किया गया। कौन है इसके मंत्री? तो इसके मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। ओके, और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन्होंने 2024 तक क्या बोला है कि ये अपनी महत्वपूर्ण खोजों और रिसर्च को आगे लेकर आएंगे, है ना। ये हम लोगों ने कल ही देखा था। चलिए तो देखते हैं ये क्या है टर्टल प्रोग्राम। देखिए
जो मरीन नेशनल टर्टल एक्शन प्लान 2021 से 2026 तक का रहेगा। याद रखिएगा ये ईयर, ओके, 5 साल का है, 2021 से 2026। और मरीन मेगा फ्यूना स्टैंडिंग मैनेजमेंट गाइडलाइंस, ओके। तो ये दोनों ही जारी किए गए हैं कि मरीन जो फ्यूना है उसे और टर्टल के लिए किस तरीके से उनको संरक्षित किया जाए, उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उनके संवर्धन को बढ़ावा दिया जाए, ये पूरा एक्शन प्लान बनाया गया है 28 जनवरी 2021 को। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अगर ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। PDF के लिए फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ओके, चलिए देख लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। हाल ही में एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स जारी किया गया। इसमें भारत की रैंक 10वीं रही। पहले स्थान पर कौन रहा? सिंगापुर। दूसरे स्थान पर ताइवान, तीसरे पर जापान, चौथे पर ऑस्ट्रेलिया। 11वीं रैंक किसकी थी? इंडोनेशिया की। और 11 देशों की ही ये रैंकिंग थी क्योंकि एशिया क्षेत्र में थी और भारत की रैंक इसमें 10वीं रही है। यूरोपीय देश एस्टोनिया वर्तमान में दुनिया का एकमात्र देश है, बन गया है, जहां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही क्या है? महिलाएं हैं। ओके, कल ही हमने देखा था प्रधानमंत्री कौन बनी है? काजा कलास बनी है 26 जनवरी 2021 को एस्टोनिया की। क्लियर है? याद रखना। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण का पहला संशोधित अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी ऑफिस द्वारा जारी किया गया है। ओके, याद रखना, ये राष्ट्रीय आय का कौन देता है? तो NSO देता है, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ये देता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी ऑफिस यह सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसके वर्तमान में मंत्री कौन है? राव इंद्रजीत सिंह हैं। मध्य प्रदेश की भील चित्रकला के चित्रकार श्रीमती भूरीबाई को पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बालिकाओं के लिए पंख अभियान प्रारंभ किया गया है। हुनर हाट के 24वें संस्करण का उद्घाटन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया है। हाल ही में अमेरिका द्वारा रूस के साथ परमाणु हथियारों रोकथाम संबंधी न्यू स्टार्ट समझौते को 5 साल और आगे बढ़ाने की इच्छा जताई। किसने? अमेरिका ने। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति प्रारंभ की है। सोनू सूद के साथ मिलकर MI इंडिया ने शिक्षा हर हाथ पहल को प्रारंभ किया है। जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क ये पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा आधारशिला रखी गई अमृतसर में। 2 लाख श्रमिकों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है कर्नाटक। DRDO ने आकाश NG का मतलब है न्यू जनरेशन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण टेस्ट फायरिंग रेंज कहां से किया? ओडिशा से किया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट 2020 के अनुसार FDI सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? चीन है विश्व में। पुर्तगाल के दोबारा राष्ट्रपति कौन बने हैं? मार्सो रेबला डी सूसा बने हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में आयुष्मान CAPF योजना प्रारंभ की है। हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 7वां रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के जिला कौशाम्बी को कोरोना वायरस मुक्त घोषित किया गया है। 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। फिक्की ने वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की GDP 8% संकुचन का अनुमान बताया है। 4 दिवसीय काव्य उत्सव कविता विज का आयोजन किस राज्य में किया गया? केरल में। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में 2021 का मिला है राजेंद्र कुमार भंडारी को, जबकि संस्थागत श्रेणी में, संस्थान की श्रेणी में सीट्स को मिला है ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। कल आपसे पूछा गया था हाल ही में चर्चा में रहा स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो राइट आंसर था DRDO के द्वारा। ओके, और राइट आंसर दिया था शिवानी पवार ने। आज का क्वेश्चन है हाल ही में भारत और किस देश ने वर्ष 2021-22 के लिए पर्यावरण वर्ष को लॉन्च किया है? ओके, तो आप सभी लोग आंसर कीजिएगा। आंसर करने से मुझे अच्छा लगता है और अगर मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। ओके, आंसर जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।